हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईसी, दैट इज इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा और ईआईए के कुछ नोटिफिकेशन देखा, जैसे कि जिसमें हमने 2006 और 1994 का नोटिफिकेशन देखा। सो उसमें एक टर्म आई थी ईसी, दैट इज इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। सो व्हाट इज दैट ईसी, व्हाट इज दैट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस? सो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एक अप्रूवल है दैट इज़ ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो दिया जाता है या अथॉरिटीज़, ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो दिया जाता है, वो एक अप्रूवल है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। अब ये क्यों दिया जाता है? ये जो भी नए प्रोजेक्ट सेटअप होने वाले हैं, जिनका इन्वायरमेंट पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होने वाला है और जिनके लिए हमने ईआईए कराया है, तो उस ईआईए जब वो सारे पैरामीटर्स पे वो प्रोजेक्ट एक तरीके से सारे पैरामीटर्स को पूरा कर लेते हैं ईआईए के, सो तब उसके बाद उस प्रोजेक्ट को क्या दिया जाता है? ईसी दिया जाता है। और ये कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। ये क्रिटिकल प्रोसेस है जिसका जो मेन एम है दैट इज असेसिंग द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। सो बेसिकली जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनका कितना इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा, सारे पैरामीटर्स पे जब वो एक तरीके से वो पूरा कर लेंगे, देन उसके बाद ईसी दिया जाता है। और यही उसका मेन एम है कि कम से कम इन्वायरमेंट को हार्म हो। अगर वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म कर रहा है और वो सारे पैरामीटर्स पे नहीं ओके है, तो ईसी नहीं दिया जाएगा उस प्रोजेक्ट को, मतलब वो प्रोजेक्ट सेट नहीं होगा फिर। सो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो कोई ईसी है वो 4 स्टेजेस से होके गुजरता है। 4 स्टेजेस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की होती है। 4 सीक्वेंशियल ऑर्डर होते हैं, यू कैन से। So what are these sequential order? What is the process basically of EC? So first one है, फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज स्क्रीनिंग। सो स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हम बेसिकली स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट करते हैं, है ना? स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट करते हैं। हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी जो प्रोजेक्ट सेट होने जा रहा है, उसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। सो उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। ये कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि ए के जो प्रोजेक्ट है, हमने ऊपर बात की थी, ए के प्रोजेक्ट के लिए तो ईआईए मैंडेटरी होता है, मतलब वो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट है तो उनके लिए तो ईआईए होना ही है। कैटेगरी बी में जो प्रोजेक्ट आते हैं वो दो तरीके के प्रोजेक्ट है, एक तो कैटेगरी बी वन, कैटेगरी बी टू। सो कैटेगरी बी के जो प्रोजेक्ट है दैट इज, उसमें फिर हमें देखना होता है कि ईसी की ज़रूरत है, ईआईए की ज़रूरत है या नहीं है। ईआईए की ज़रूरत होगी तो ही ईसी दिया जाएगा ना। सो दैट इज, सो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीनिंग होती है। ए के प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें पता है कि स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट करने का कोई भी यहाँ पे लाइक है नहीं चीज़ें, हमें ईआईए करना ही है। तो इसलिए कैटेगरी यू कैन से कि ए के प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, इसमें कैटेगरी बी वन के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए मैंडेटरी होगा, ये ए के लिए होगा। अब जो बी टू के प्रोजेक्ट है उनके लिए रिक्वायर नहीं होगा ईआईए। सो कैटेगरी बी के लिए प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या करना है? स्क्रीनिंग करनी है, जिसमें अगर वो बी वन में आता है तो ईआईए की ज़रूरत होगी, बी टू में आता है तो ईआईए की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट है उसमें ईआईए की ज़रूरत होती ही है, तो ईसी देना है। सो ये सब चीज़ें, इसलिए यहाँ पे कैटेगरी बी मेंशन किया गया है। सो दिस इज स्क्रीनिंग। सेकेंड थिंग आता है हमारा स्कोपिंग। स्कोपिंग में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? स्कोपिंग में आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो जिनको पढ़ना है, जिनके बारे में स्टडी करना है। सो वो हम स्कोपिंग में स्टडी करते हैं कि क्या इश्यूज है जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। मैं एक बार दिखा देती हूँ ये सब चीज़ें। कुछ इन्वायरमेंट कंपोनेंट है जैसे कि एयर इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लैंड इन्वायरमेंट, नॉइज़, वाटर इन्वायरमेंट। सो इसके बारे में हम जब ईआईए पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि जब हम ईसी कर रहे होते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि स्कोपिंग में कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और जिनको हमें स्टडी करना है, दैट इज़ स्कोपिंग। थर्ड थिंग इज़ पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन में क्या होता है? गैदरिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन अ प्रोजेक्ट। जो भी वहाँ के लोग हैं, जो भी पब्लिक है जो वहाँ पे रिजाइड कर रही है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको वो क्या चाहती है अबाउट दैट प्रोजेक्ट। सो हम पब्लिक रिव्यू लेते हैं, एक तरीके से पब्लिक से कंसल्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को लेके पब्लिक के ओपिनियन लेते हैं, दैट इज पब्लिक कंसल्टिंग। फोर्थ स्टेज जो आती है दैट इज अप्रेजल। अप्रेजल में क्या होता है कि वी रिव्यू द रिपोर्ट एंड डिसाइड वेदर टू ग्रांट और टू डिनाई द क्लियरेंस, है ना? सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमने स्क्रीनिंग की, हमने स्कोपिंग की, पब्लिक के रिव्यूज़ हमने लिए, एक रिपोर्ट हमने तैयार की जिसको ईआईए रिपोर्ट बोला जाता है।
ईआईए रिपोर्ट। सो उसमें हमारा डिटेल्ड हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, और अप्रेजल में हम क्या करेंगे, जो भी कमिटीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो रिव्यू करते हैं उस रिपोर्ट को, डिसाइड करते हैं कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को कि नहीं करना चाहिए। सो दैट दे डिसाइड ऑन दिस अप्रेजल स्टेज, दैट इज अप्रेजल। So this is it. These are the stages of environmental clearance. अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ एक तरीके से एक टेबल है, उसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है ईसी का। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ईसी, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ईसी एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। एक बार मैं इसको देख लेती हूँ कि विजिबल है कि नहीं, बिकॉज इसमें जो वर्ड्स है वो काफ़ी स्मॉल दिए गए हैं। So I don't know. हाँ, yes, this is visible. I hope इसको एक बार थोड़ा सा और. Now I think this is visible to you. Yes, now I think this is visible to you. Yes. Now we will discuss about this EC process. कि what is the process of EC and how this is go. सो ये जो फ्लो चार्ट है ना ईसी का, एज पर नोटिफिकेशन 2006, तो 2006 का जो नोटिफिकेशन था उसमें ईसी को जैसे मैंडेटरी किया था और कैटेगरीज भी हम लेके आए थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट नोटिफिकेशन जो ईसी की प्रोसेस है वो ये है। तो बेसिकली ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आउटलाइन कर रहा है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू ईआईए नोटिफिकेशन 2006। सो इसमें सबसे पहला है सबमिट एप्लीकेशन टू एमओईएफ। सो सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है सबमिट एप्लीकेशन टू एमओईएफ। सो व्हाट इज दिस एमओईएफ? तो हमने जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को। सो एमओईएफ इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अच्छा, अभी जो है ये एमओईएफ-सीसी हो गई है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये हो गई है फिलहाल। सो जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो भी प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाले हैं, जो उनके हेड हैं, वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एमओएफसीसी को। सो सबसे पहला सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा। दिस टेक्स अराउंड 60 days, दिस एंड इंक्लूडिंग गेट अ टूर फॉर ईआईए स्टडी, दिस टेक अराउंड 60 days। सो इसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है दैट इंक्लूड फॉर्म वन, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और उसके बाद एक टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, दैट थिंग, दैट एप्लीकेशन कंटेन बोथ द थिंग। तो दैट कंटेन प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट और टोल। सो दिस इज द लाइक थिंग दैट एप्लीकेशन कंटेन। Second thing, I get a tour for EIA study. So what is that? What is this TOR? So that is term of reference. यहाँ पे mention है term of reference. So term of reference जो है इसको TOR भी बोला गया है. So they are the set of objective defines the scope and establish the strategy and schedule for EIA process. So term of reference जो है एक तरीके से मेन, जैसे हम proposal देते हैं रिसर्च के लिए, तो हम बताते हैं कि क्या क्या हमारा तरीका रहेगा काम करने का और क्या क्या चीज़ें हम मेंशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है टोर। इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं और ये बताते हैं कि क्या क्या स्टैब्लिश स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या ये प्रोजेक्ट करने वाला है, और या ये प्रोसेस कैसे शेड्यूल रहेगी। तो पूरा हम लेआउट जो है टोर में मेंशन करते हैं। तो टीओआर एक गाइडलाइन है जो कि स्पेसिफाई करती है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो भी चीज़ें पूरी कवर होनी है वो टीओआर की स्टडी में हो जाती हैं। सो ये दोनों की दोनों प्रोसेस अराउंड अराउंड 60 days लेती हैं। सो 60 दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बेसिकली 2 महीने आप समझ सकते हो। थर्ड जो हमारे पास स्टेज आती है इसी प्रोसेस में, दैट इज कमीशन बेसलाइन स्टडी एंड ड्राफ्ट ईआईए प्रिपरेशन। सो बेस्ड ऑन टर्म ऑफ रेफरेंस, बेसलाइन इन्वायरमेंटल डेटा इकट्ठा किया जाता है। बेसलाइन मतलब कि अभी प्रोजेक्ट सेटअप नहीं हुआ है, तो पहले हम बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन देखते हैं ना। मतलब जब हमें किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करना होता है, जब हमें किसी भी चीज़ को पता लगाना होता है कि कितना उसमें चेंज आया, तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी बिफोर कंडीशन देखते हैं, फिर उसकी आफ्टर कंडीशन देखते हैं। सो हम एनालाइज करते हैं बिफोर कंडीशन, हम एनालाइज करते हैं उसकी आफ्टर कंडीशन। सो दिस इज व्हाट वी दिस इज हाउ वी एनालाइज द थिंग। सो वही हम उसमें करते हैं। तो पहले जब प्रोजेक्ट सेटअप नहीं हुआ है तो किसी भी एरिया का हम बेसलाइन डेटा कलेक्ट करते हैं। बेसलाइन डेटा में उसका
एयर इन्वायरमेंट, वाटर इन्वायरमेंट, लैंड इन्वायरमेंट, उसकी बायोडाइवर्सिटी, सबका डेटा कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद दैट इज़ कॉल्ड बेसलाइन डेटा। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट के हेड हैं, जो भी प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाले हैं, दे प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट। सो वो ईआईए रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं बेस्ड ऑन बेसलाइन डेटा और आगे जो भी वो सेटअप करने के बाद करने वाले हैं। सो जस्ट टू एसेस द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो उससे ना हम एक यू कैन से एक रिव्यू कर सकते हैं, या वी कैन एसेस, वी कैन इमेजिन, और एक्सपर्ट के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि किस कंपोनेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी डैम सेटअप करने वाले हैं तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा, वाटर इन्वायरमेंट और लैंड इन्वायरमेंट पे। सो इस तरीके से हम बेसलाइन डेटा को कलेक्ट करके प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है और किस कंपोनेंट पे इम्पैक्ट होने वाला है इन्वायरमेंट का, उसकी रिपोर्ट एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं। दैट इज, अब ये जो प्रोसेस है इसको लगभग लगभग 120 से 150 डेज का टाइम इसमें हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा उतना ही ईआईए रिपोर्ट तैयार करने में टाइम लगेगा, उतना ही उसका जो भी इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे उसको एक्सेस करने में टाइम लगेगा। सो 120 टू 150 डेज इसमें अराउंड हो जाता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अप्लाई टू एसपीसीबी फॉर होल्डिंग पब्लिक हियरिंग। एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड पब्लिक हियरिंग इज व्हाट पीएच इसको बोला गया है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट हमने तैयार की है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेंड की जाती है। मतलब जिस भी स्टेट में हम प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं, तो उस स्टेट के उस स्टेट का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है पोल्यूशन और इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो उसको वो जो भी आपने ड्राफ्ट तैयार किया है ना ईआईए रिपोर्ट का, तो उसको सेंड किया जाता है जस्ट टू ऑर्गेनाइज अ पब्लिक हियरिंग, टू ऑर्गेनाइज की पब्लिक का क्या मत है इस पे, पब्लिक क्या कहना चाहती है। जो पब्लिक हियरिंग है दैट इज़ हेल्ड टू गैदर फीडबैक बेसिकली, दैट इज़ हेल्ड जस्ट टू गैदर देयर रिव्यूज, जस्ट टू गैदर देयर फीडबैक कि पब्लिक, अब हमने जो ईआईए रिपोर्ट तैयार की है, वी वांट टू सेट अप दिस प्रोजेक्ट दैट प्रोजेक्ट, और इसका क्या इम्पैक्ट है, किस किस कंपोनेंट पे इम्पैक्ट है, तो हम पब्लिक के जो है कमेंट्स फिर लेते हैं। और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है बेसिकली, वो कैसे कंसर्न है उस चीज़ को लेके, क्योंकि उसके लोकल इन्वायरमेंट के बारे में लोकल कम्युनिटी ही बेटर तरीके से जानती है। सो पब्लिक गैदरिंग और पब्लिक फीडबैक को केटर किया जाता है, लोकल कम्युनिटी क्या कह रही है उस पे उसको केटर किया जाता है, और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस एरिया के स्टेक होल्डर हैं, उनका एक तरीके से कमेंट लिए जाते हैं जो ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट है उसमें। देन नेक्स्ट थिंग इज ऑब्टेन पीएच प्रोसीडिंग। पीएच प्रोसीडिंग इज दैट पब्लिक हियरिंग प्रोसीडिंग। सो इसमें क्या होता है कि आफ्टर पब्लिक हियरिंग जो एसपीसीबी है, दे प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट समराइज्ड द प्रोसेसिंग। तो जो भी पब्लिक के कमेंट आए हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स के जो भी रिव्यू आए हैं, तो उसको समराइज करते हैं और आगे की प्रोसीडिंग के लिए उसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। सो ये जो रिपोर्ट है ये हैंड ओवर की जाती है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को। पब्लिक ने अब क्या कमेंट किए हैं, पब्लिक के क्या व्यूज़ हैं, व्हाट पब्लिक वांट बेसिकली, क्योंकि वहाँ की लोकल पब्लिक के बिना आप वो प्रोजेक्ट नहीं सेट कर सकते, क्योंकि उसमें आपको लैंड भी चाहिए होगी, तो लोगों को कहीं न कहीं डिस्प्लेस भी करना होगा। तो आफ्टर दैट यू कैन से समराइजिंग द प्रोसीडिंग, उसके बाद वो रिपोर्ट हैंड ओवर की जाती है प्रोपोनेंट को। प्रोपोनेंट दैट हेड, प्रोजेक्ट की जो हेड है उनको 15 दिन के अंदर इसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पब्लिक हियरिंग और पब्लिक प्रोसीडिंग की जो पूरी प्रोसेस है इसमें 45 डेज का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है अप्लाई टू एमओईएफ। सो इसमें क्या होता है कि फाइनल ईआईए जो रिपोर्ट होती है, फाइनल ईआईए रिपोर्ट जो पब्लिक प्रोसीडिंग और पब्लिक हियरिंग के साथ जो भी कमेंट्स के साथ बनाई जाती है, तो जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है दे सबमिट द फाइनल ईआईए रिपोर्ट टू एमओईएफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उनको ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है। इस रिपोर्ट में होता क्या है, सो दिस रिपोर्ट इंक्लूड साइट लेआउट, कि साइट किस जगह पे आप प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं, पब्लिक हियरिंग, पब्लिक के क्या कमेंट है, व्हाट दे वांट, व्हाट दे आर सेइंग ऑन दिस, है ना। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी होती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की, जो भी बेसलाइन डेटा है और जो भी आगे आने वाले इम्पैक्ट होने वाले हैं, सो उनका पूरा एग्जीक्यूटिव समरी। तो फाइनल ईआईए रिपोर्ट तैयार करके हम किसको देते हैं, एमओईएफ को देते हैं। सो देन उसके बाद क्या होता है, स्क्रूटिनी ऑफ एमओईएफ, सो दैट
एमओईएफ जो है दे रिव्यू द सबमिटेड डॉक्यूमेंट, जो भी उन्हें ईआईए रिपोर्ट मिली है फाइनल, वो उसको रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि प्रोजेक्ट के क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं। और ये जो स्क्रूटिनी है दैट टेक्स अबाउट 30 डेज। 30 डेज का इसमें रिव्यूइंग का टाइम लगता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। देन ईएसी मीटिंग में हम क्या करते हैं, ईएसी मीटिंग और प्रेजेंटेशन होती है। सो ईएसी मीटिंग में हम क्या करते हैं कि व्हाट इज दैट ईएसी। सो ईएसी इज बेसिकली एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। सो मीटिंग होती है, इसमें जो प्रोजेक्ट है उसको प्रेजेंट किया जाता है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के सामने। और जो ईएसी है वो प्रोवाइड करता है कुछ रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है। एक्सपर्ट की ऐसी कमेटी है जो कि क्या करेगी, रिव्यू करेगी, अपने कमेंट देगी। सो अब हम क्या करते हैं, अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको, अपने प्रोजेक्ट का पॉसिबल इम्पैक्ट और अभी बेसलाइन क्या कंडीशन है और क्या हमने पब्लिक हियरिंग में क्या क्या पब्लिक प्रोसीडिंग है, उन सब चीज़ों को हम प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं एक्सपर्ट के सामने। फिर जो भी उस एरिया के एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अपने रिकमेंडेशंस देते हैं और अपने अपने कमेंट्स देते हैं। और वो रिकमेंड करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट फिजिबल है आने वाले समय में, क्या ये इन्वायरमेंट के साथ कंपैटिबल होके चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, शुड वी सेट अप द प्रोजेक्ट और नॉट। सो ये जो स्टेप है, दिस स्टेप टेक्स अराउंड 30 डेज। नेक्स्ट हमारे पास हम जो स्टेप होता है दैट इज ग्रांट ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। सो डिपेंडिंग ऑन द ईसी, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटेशन, डिपेंडिंग ऑन द what EAC want. So after reviewing that presentation, after reviewing that report, if approved, अगर वो अप्रूवल मिलता है, अगर वो प्रोजेक्ट फिजिबल होता है, सो अप्रूवल के बाद जो है MOEFCC या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि हमने बताया भी था कि ईसी कौन प्रोवाइड करता है, ऑफिशियल्स प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज क्या प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का ग्रांट प्रोवाइड करता है। ग्रांट बेसिकली दे देना, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एक तरीके से वो प्रोवाइड कर देते हैं। और विद इन 45 डेज ये आपको, आफ्टर ईएसी मीटिंग के विद इन 45 डेज, लगभग 1 महीने, 1.5 मंथ में ये ईसी प्रोवाइड हो जाता है आफ्टर ईएसी मीटिंग। सो ईएसी रिकमेंडेशन के लगभग लगभग 1.5 मंथ बाद यू कैन से कि जो ईसी है वो दे दिया जाता है टू दैट प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट या टू दैट प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं दे मे बी इम्पोज्ड, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो दे दें बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ दे कि इतने टाइम बाद रिव्यू होगा, या आपको ये चीज़ें चेंज करनी है, या ये प्रोजेक्ट इस तरीके से फिजिबल नहीं होगा तो आपको इस तरीके से करना है। तो कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ कंडीशन के बाद ईसी मिल सकता है, बट हाँ 45 डेज में ईसी मिल जाता है। देन लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है कंप्लायंस मॉनिटरिंग की। सो कंप्लायंस मॉनिटरिंग में क्या होता है, जब आफ्टर क्लियरेंस, जब क्लियरेंस मिल जाता है, जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो होता है, जिसका प्रोजेक्ट है या जो भी प्रोजेक्ट सेटअप करने वाला है, दे मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद इन द कंडीशंस मेंशन्ड इन द ईसी। तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी ईसी में कंडीशन मेंशन की गई हैं, जो भी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं या जो उन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन की हैं, सो कि उसे इंश्योर करना है कि वो उन सारी चीज़ों को कंप्लायंस दे और उनको पूरा करे और एक पीरियोडिक रिपोर्ट भी सबमिट करे टू द अथॉरिटीज़ फॉर मॉनिटरिंग। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के बाद भी एक पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है हमें, किसको, अथॉरिटीज़ को, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को, MOEFCC को, ताकि वो रिव्यू कर सके कि हाँ जो प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने हाइपोथेटिकल कंडीशन या जो हमने प्रेजेंटेशन में चीज़ें बताई हैं वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में उसी तरीके से वर्क करें। सो क्या वो उस तरीके से वर्क कर रही है और दे नीड सम चेंजेस, सो उसके लिए कंप्लायंस मॉनिटरिंग होती है। सो दिस इज द एक तरीके से यू कैन से these are the steps for granting EC for any project. इफ़ वी टॉक अबाउट कंप्लायंस, तो कंप्लायंस जो वर्ड है इसका मतलब अगर मैं बात करूँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईसी के कॉन्टेक्स्ट में, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं कंप्लायंस की बात करूँ तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इंश्योर करती है कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है वो सारे जो कंडीशंस हैं, सारी जो गाइडलाइंस हैं, सारे जो स्पेसिफाइड रूल्स हैं
ईसी के उनको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो बेसिकली इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस दैट एंश्योर, इट इज़ दैट प्रोसेस बेसिकली दैट मॉनिटरिंग, कंप्लायंस मॉनिटरिंग वो प्रोसेस है जो ये एंश्योर करती है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ, जब हमने ईसी ग्रांट किया है, जब हमने ईसी दिया है, तो जो भी हमने कंडीशंस फॉलो करने के लिए बोला है, गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला है, वो फॉलो हो रही हैं. इसीलिए एक पीरियड के बाद रिपोर्ट को सबमिट करना होता है, ताकि पता चलता रहे कि सारी जो भी एक तरीके से कंडीशंस है, सारी गाइडलाइंस है, वो फॉलो हो रही हैं. सो दैट इज़ कंप्लायंस मॉनिटरिंग, बेसिकली मॉनिटर करना चीज़ों को पीरियड एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज़ इट. अगर हम अराउंड अराउंड देखें, ओवरऑल कितने डेज़ का टाइम लगता है, ये हमने हर स्टेप में देख ही लिया है. सो अराउंड अराउंड पूरी प्रोसेस को ईसी की होने में इट एक्सपेक्ट टू टेक अबाउट 1 ईयर, यू कैन से 11 to 12 months. पूरी ईसी की जो प्रोसेस है, पूरे जो स्टेप्स हैं, इन्हें होने में 1 साल लग जाता है लगभग. तो आप बोल सकते हैं कि 11 to 12 months इसमें लगते हैं. ये स्ट्रक्चर जो पूरा है, ये इंश्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट है, वो टाइम टू टाइम इवैल्यूएट होते रहें, ताकि उनका कम से कम इम्पैक्ट हो एनवायरनमेंट पे, वो कम से कम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को हार्म करें, और वो एक तरीके से फीजिबल हों और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें. सो दिस इज़ द होल आइडिया for giving EC before setting up any project. So this is the process of EC. I hope I am able to make you understand this concept of EC. इस वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में पढ़ा. इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की कितनी स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में पढ़ा. कैटेगरी ए और बी के प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के लिए ईसी की ज़रूरत होती है, उसके बारे में हमने देखा. एंड देन हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ ईसी प्रोसेस, उसके बारे में हमने देखा कि कितना टाइम उसमें लगता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कब कहाँ कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और किस तरीके से रिपोर्ट रिव्यू की जाती है, कौन सी कमिटी उसको रिव्यू करती है. ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी. सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड योर एफर्ट्स इन दिस क्लास, and thank you for listening me so patiently. Thank you for your attention. If you have any query regarding EC, regarding this video, regarding anything, please feel free to drop me comment in the comment section. And remember one thing, learning never stops. Keep exploring and keep staying curious. So please do comment me, ask me a question. It helped me a lot in enhancing my knowledge, and I am very much thankful for you for listening me so patiently always. Thank you for learning. Bye bye.